दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, जिससे कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये सभी का एक मान लीजिए एक शॉर्ट नोट्स की तरह ये पुस्तक है, पतली सी है। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इसका शुरुआत कर रहे हैं। पहले इसका परिचय देख लेते हैं, फिर कल से आगे हम आदिकाल से शुरू करेंगे, ठीक है। जो कि टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक सटीक क्वेश्चन आंसर इसमें है पुस्तक में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है। विश्वनाथ त्रिपाठी के बारे में पहले हम कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। ये हिंदी भाषा साहित्य के प्राध्यापक और आलोचक के रूप में ख्यात थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्यों में से एक थे, ओके। इनकी प्रारंभिक अवधि इनकी कृतियों में हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, कुछ कहानियाँ, कुछ विचार आदि प्रमुख हैं। और इन्होंने विश्वनाथ त्रिपाठी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अब्दुल रहमान के अपभ्रंश काव्य संदेश राशक का संपादन किया था, ठीक है। इनकी अन्य संपादित कृतियां भी हैं, कविताएं हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं। इनका एक था नंगा तलाई गांव, जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ था। चलिए हम शुरू करते हैं, इस पे आते हैं विषय प्रवेश पर, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो सीरीज चला रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का, आप तक सारे वीडियो पहुँचे। और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बने रहिए और जुड़ जाइए चैनल से हमारे, आगे आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। हिंदी सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भारत की कैसी भाषा है? राजभाषा है। राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजा भाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। यहाँ से भी पूछा जाता है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच संपर्क की भाषा है। हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजभाषा है। इन क्षेत्रों में अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं, देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। इन बोलियों को अनेक उप बोलियां हैं। कहा जाता है कि 10 कोश पर भाषा बदल जाती है। प्रश्न है कि इस बहुबोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए कि इनका व्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांश समान है। इन बोलियों का उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता रहा है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं, जिनमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया है। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं।
परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। मानक भाषा हिंदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, देख लें। मैं इस पुस्तक को 3 बार पढ़ चुकी हूँ, 2 बार सिर्फ पढ़ी हूँ, तीसरी बार इसको शॉर्ट्स नोट्स भी बना ली हूँ कॉपी में। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। पूरा मैं पढ़ाऊंगी आप सभी को, पूरी पुस्तक एक एक वर्ड। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो ये सीरीज मिलती रहे। ठीक है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है ये पुस्तक का नाम, पतली सी होती है। ठीक है, मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है, उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग ही करती आई है। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक भी है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। आज की मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली, जो पश्चिमी क्षेत्र की है। खड़ी बोली पश्चिमी क्षेत्र की है। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया। आगे है, साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा हो जाती है। इस मार्मिकता के आधार और कारण बदलते रहते हैं। इसी परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहा है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ा है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र है। आगे है, इतिहास क्या है? हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते, लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में भी झांकने का निरंतर प्रयास करता रहा है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियां आदि ऐसी ही चीजें हैं। इन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है किंतु उनके शिलालेख हैं। अकबर नहीं है किंतु आईने अकबरी है। अकबर की पुस्तक आईने अकबरी, इनसे जो जानकारियां मिलती हैं उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियां हैं। आगे है, साहित्य का इतिहास भी ऐसा ही पुनर्निर्मित किया गया है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में इस पुस्तक से पूछा ही जाना है। इसमें एकदम से बहुत ही शॉर्टकट में दिया है, लेकिन मेन पॉइंट एकदम है। ठीक है, सामान्यतः हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ देखिए, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन सरहपा को, यहाँ से देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राहुल सांस्कृत्यायन सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। किसे? सरहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दियों पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। सरहपा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिणाम में बहुत कम उपलब्ध हैं, इसलिए हम 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। कहानी की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ
हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ, इसलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि वे हिंदी की अपभ्रंश पूर्व भाषा से किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है, उसे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियां 3 हैं: क्षतिमूलक दीर्घकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्समीकरण। अपभ्रंश के हाथ के लिए हथ शब्द चलता था, हिंदी में वह हाथ हो गया, ता हट गया और हा के आकार जुड़कर हाथ बन गया। यानी ध्वनियों में आधे ता की क्षति और आ को आ बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। काज, काम, 7, 8 जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हैं। संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते। संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते, होते भी हैं तो वे नगण्य हैं। वहां परसर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता है। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का उपयोग अधिक होने लगा। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई। ऐसे में शश के मुख से अहि से निक से चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हो जैसी पंक्ति आती है। पाली प्राकृत अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। पाली में तो राजा भी लाजा होता है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन होता था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता था, जैसे गज और गत दोनों के लिए गए। इससे अर्थबोध में गड़बड़ी होती थी। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ था। तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ। पृथ्वीराज रासों में वर प्रमुदी प्रथमाधिपति जैसी पंक्ति है। सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्तियां आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ। ये प्रवृत्तियां साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगती हैं। अतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। आगे है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना था। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, यहाँ से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। वीरगाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीति और गद्य रूपगत प्रवृत्तियां हैं। जहां तक आदिकाल का प्रश्न है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और विभिन्न कालखंडों में काल अवधियां इस प्रकार हैं। इसका समय देख लेते हैं। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 10 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से संवत 1375 से संवत 1700 तक।
उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक। आधुनिक काल, गद्यकाल 1900 से संवत 1900 से संवत अब तक। शुक्ल जी का काल विभाजन तो प्रायः सर्वमान्य है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्तियों के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया है, जिसकी चर्चा हम यथावसर करेंगे। आगे है, यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ पहले की साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि इस काल के में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। वस्तुतः पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य परिनिष्ठित, अपभ्रंशी, विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। सिद्धों, नाथों, जैन मुनियों के दोहे, पद, संदेश राशक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, प्राकृत पैंगलम के अनेक छंद, हेमचंद के छंद, हेमचंद के प्राकृत व्याकरण, हेमचंद संकलित अनेक दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है और देश भाषा काव्य को वीर गाथा काव्य कहा। आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया। देश भाषा काव्य को वीर गाथा काव्य कहा। वीर गाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत माना जाता है। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां घुली मिली हैं, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल में सामने आता है। अब हम आदिकाल तथा उत्तरवर्ती कालखंडों के इतिहास का क्रमवार परिचय करेंगे। आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आदिकाल से लेके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सभी के बारे में सामान्य एकदम विस्तृत से। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाली इससे भी अच्छी हो रहेगी। ठीक है, हम ये सीरीज चला रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर जुड़िए। ठीक है, जो कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से सीरीज है। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। ओके, तो आप जुड़ जाइएगा, सीरीज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, कल से हम आदिकाल पर बात करेंगे, आज हम सिर्फ परिचय किए थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।